बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ सोशोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ फॉर CSS, PMS और ये PCS के अगर वहाँ पे हैं तो जिन जिन प्रोविंसेस के अंदर है, सिंध के अंदर तो है, उसके बाद बाकी दो प्रोविंसेस का में भी है ये, और PMS में तो ऑब्वियसली सोशल वर्क भी है, सोशोलॉजी भी है, दोनों ये आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, फिर हाउ टू प्रिपेयर सोशोलॉजी, उसके बाद मैंने आपको इंडिविजुअल एंड कल्चर के ऊपर लेक्चर दिया था, और जिसका ही ये आगे कंटिन्यूएशन है। हमारे पास अपने कल्चर को सोशलाइजेशन के साथ लिंक करना है। एक्चुअली ये टॉपिक को मैंने 2 से 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपैरेटिवली मतलब जो लेंथी टॉपिक्स हैं सोशोलॉजी के, उनमें से एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो आज भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ना है। अच्छा, एक मतलब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मतलब खुद से बोल के बताऊंगा, क्योंकि आप सारा कुछ स्लाइड्स के अंदर नहीं डाल सकते। तो काइंडली नोटबुक और पेन आपके अपने साथ रखें, जहां आपको मतलब प्रॉब्लम हो आप पॉज करके वीडियो दोबारा देख लें। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स जो है मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, मैं उनकी डेफिनेशन, मुख्तलिफ जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा, आपने काइंडली वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके ये एक नोट्स बन जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर का मैंने आपको बता दिया था, कल्चर इज व्हाट वी आर। ठीक है ना, हम जो हैं ये हमारा कल्चर है। अगर कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइम मैं जो बैठा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं हूँ इस टाइम, ये कल्चर है। ठीक है, तो कल्चर तो ये। अब कल्चर को हमने सोशलाइजेशन के साथ लिंक करना है कि सोशलाइजेशन क्या है और सोशलाइजेशन और कल्चर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें, इसकी मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करूंगा, जो कि दी है जॉन मैक्योनिस ने। मैंने जॉन मैक्योनिस की जो बुक है वहां से ये डेफिनेशन ली है। द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सपीरियंस थ्रू विच वी डेवलप आवर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। ठीक है, अब देखें ये एक ना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि सोशलाइजेशन तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है, सोशल एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लाइफ में सोशल एक्सपीरियंस करते हैं, उनका ये एक प्रोसेस का नाम है। ये करता क्या है, ये हमारे पास करता है 2 काम। एक तो ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करता है, नंबर 2 लर्न हमें क्या करता है, कल्चर करता है। अब ह्यूमन पोटेंशियल यहाँ पे ना मतलब अगर आपको समझने की जरूरत है क्या है, देखें जो आपके पास ह्यूमन पोटेंशियल यहाँ पे है ना, कि मुख्तलिफ हमारे पास ना ये रेफर करता है, ये वर्ड जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म को डोनेट करता है कि करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, ट्रेड्स हैं। अब होता यूं है कि मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर जो ट्रेड्स होती हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये डेवलप करता है ह्यूमन पोटेंशियल को कि वो क्या कर सके, वो कल्चर को लर्न कर सके। अब ह्यूमन जो पोटेंशियल होती है जब वो डेवलप होती हैं तो वो कल्चर टू कल्चर आपके पास क्या होती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब जस्ट सपोज कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मतलब आपको बेसिकली कैसे पता लगेगा कल्चर, आपको क्या बताएगा कल्चर, वो किस तरह के ट्रेड्स डेवलप करेगा, वो इस तरह करेगा कि किन जगहों पे, किन सेरेमनी के ऊपर आपको मतलब खुश होना है, यानी कि फ्यूनरल के ऊपर, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे सैडनेस शो करनी है, यहाँ पे खुशी शो करनी है, या फिर किसी मैरिज सेरेमनी में आपको क्या करना है। तो यही दोनों चीजें, अगर इन दोनों चीजों को ही मैं ले लूं तो ये दोनों चीजें जो है कल्चर टू कल्चर डिफरेंट करती हैं। कैसे जी, आप कलाश के जो लोग हैं वो मतलब डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, और जो हम यहाँ पे हैं हम डेथ को मतलब अफसोस करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हम उसका सोग मनाते हैं। तो अगर आपने कैलाश का थोड़ा कल्चर देखा हो तो आप देखिएगा जाके, तो वो ना क्या नाम है, कैलाश के जो लोग हैं वो एक जगह अपनी यानी मैयत को रख देते हैं, डेड बॉडी को, और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक पिकुलर किस्म का एक रक्स करते हैं, डांस करते हैं, इनके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब ये दिस इज द टेम्पररी वर्ल्ड जो है, मतलब अब यहाँ से उठ के वो जो है ना वो रूह है जो अब वो दूसरी जगह जा चुकी है और वो वहां पे बड़ा खुश है, इस तरह करके उनका ना बिलीफ है। तो अब आपने देखा कि एक ही कल्चर है, ठीक है, लेकिन कल्चर के अंदर दोनों मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स पाई जाती हैं, दो मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ही चीज को लेके, कि डेथ को लेके, कि खुश होना है या गम होना है। ठीक है, अब यहाँ पे सोशलाइजेशन की जो ब्रॉडर एग्जांपल डेफिनेशन मैंने ये एक बुक से ली है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर टॉट टू बी
प्रोफिशिएंट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब किस तरीके से एक प्रोफिशिएंट मेंबर बन सकता है सोसाइटी का, ये वो प्रोसेस को लर्न करने का एक मेथड है। इट डिस्क्राइब्स द वेज दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, to accept society beliefs and to be aware of the social values. सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझने के लिए, और जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस है उनको ऊपर पूरा उतरने के लिए, ठीक है ना, ये उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने इसकी एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन और भी लिखती हैं, अगर आप मतलब इसको मजीद इसको एलैबोरेट करके लिखना चाहें तो। सोशलाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में लेकर आना, सोशल वर्ल्ड के अंदर लेकर आने का प्रोसेस का पूरा नाम क्या है? सोशलाइजेशन है। और सोशलाइजेशन उसी टाइम शुरू हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द सोशलाइजेशन। जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरह सीखता है, जब थोड़ा बड़ा होकर स्कूल में जाता है तो कैसे सीखता है, फिर जब अडल्ट हो जाता है तो वो क्या सीखता है, फिर उसके बाद जब अपने पीयर ग्रुप्स, वर्क ग्रुप में जाता है तो वो क्या सीखता है। ठीक है, ये सारी की सारी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, और ये थ्रू आउट प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशल एक्सपीरियंस चलते रहते हैं, इंसान जो है वो सोशल वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिलीव्स को और इस सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता रहता है। It is the means by which human infants begin to acquire the skills necessary to perform as a function member of the society. अब क्या होता है, इन्फेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, वो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, वो स्किल्स लेते हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं, एक फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, the term socialization refer to the process of interaction through which the growing individual learn the habits, attitudes, values, belief of the social group into which he has been born. जिस जगह पे वो, जिस सोशल ग्रुप के अंदर वो बॉर्न होता है, उनकी हैबिट्स को, उनके एटीट्यूड को, उनकी वैल्यूज को, उनके बिलीफ्स को, इन तमाम को जो लर्न करने का प्रोसेस का नाम है ना, जो कि किससे होता है, इंटरेक्शन से होता है, उसका नाम आपके पास क्या है, सोशलाइजेशन है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां वो पैदा होता है, ठीक है ना, इसका मतलब वहीं पे आ गया, बिल्कुल पहली वाली बात पे आ गया कि जब आप कल्चर टू कल्चर जाते हैं, ठीक है, रीजन टू रीजन, वहां पे कल्चर जैसे ही चेंज होता है तो वहां पे, अब देखो जस्ट सपोज कि हम पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हैं, ठीक है, हमारी कल्चर वैल्यूज, हमारी सोशल वैल्यूज, हमारे बिलीव्स कुछ अलग है। लेकिन जस्ट सपोज अगर हम डेवलप्ड कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चले जाए तो वहां का जो सोशल ग्रुप है जिसके अंदर बच्चे पैदा होते हैं, वहां की कुछ और वैल्यूज है। ठीक है, तो ये चीज आपने एक मतलब अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल्चर और सोशलाइजेशन का मतलब लिंक यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए, इंसान जो है ना, मतलब इंसान इंस्टिंक्ट्स के ऊपर नहीं चलते जैसे जानवर और परिंदे चल पड़ते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको किस चीज की जरूरत है, कल्चर की जरूरत है। ठीक है, तो अब कल्चर तो आपको मिल गया, ठीक है, अब कल्चर को इनेबल करना है, इंटरनलाइज करना है, तो उस प्रोसेस, जो प्रोसेस ये काम करेगा ना, उस प्रोसेस का नाम सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब यहां पे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, क्योंकि ये लोकल बुक्स जो हैं उनके अंदर कुछ तकरीबन 4 से 5, 3-4 टाइप्स लिखी हुई, मैंने यहाँ कुछ ज्यादा लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे एक नेट से एक PDF भी स्टडी किया, इसके लिए एक आपके पास एक रिसर्च पेपर स्टडी किया है। ठीक है, तो काइंडली आप इनको ना, बाकी जो आप, अगर आप कोई भी लोकल बुक यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आप क्या यूज कर रहे हैं, तो काइंडली जो है ना, आप ये चीजें नोट जरूर कीजिएगा जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 2-3 सोर्स से आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो प्राइमरी आपके पास सोशलाइजेशन, देखिए प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो जो वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, जो एटीट्यूड्स अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो सीखता है ना, वो उसको अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता नहीं है कि छोटे बच्चों के सामने गाली ना दें, छोटे बच्चों के सामने कोई बुरी बात ना कहें। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो बच्चा उसको पिक कर लेता है। ठीक है, अब जस्ट सपोज के, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर आप, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ फैमिलीज के अंदर होता है कि बच्चों के सामने ही मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या कि बच्चा, जब अब्यूसिव लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं, ठीक है, तो बच्चे फौरन पिक करते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा यार, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, यानी कि मैं गाली दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मेरी मामा को गाली दी है, तो मैं भी गाली दे सकता हूँ, मैं भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाट वी कॉल द प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, सोशलाइजेशन की शुरू हो गई है। ठीक है, वो सीख रहा है।
आप उसे हाथ आगे करेंगे एक दफा, वो आपको शायद हैंडशेक ना करे, आप बार बार करते जाएंगे, उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में रखेंगे तो उसे पता लगेगा अच्छा जब कोई हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल द प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपको इसको किसी से भी कर लेते हैं, आप बच्चे को बताते हैं कि बेटा अंकल को सलाम करो, बेटा अंकल को सलाम करो, बेटा अंकल को अपना नेम बताओ, ठीक है। तो आप इस बच्चे को क्या बता रहे होते हैं कि भाई कि कोई आपके पास मिलने आया तो आपने उससे मिलना कैसे है। दैट्स व्हाट वी कॉल प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। देखिए सेकेंडरी जो आपके पास सोशलाइजेशन है वो नॉर्मली तौर पे आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है। मतलब जस्ट सपोज कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है, ठीक है, ना सिर्फ स्कूल जाने से बल्कि आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं जो कि पीयर ग्रुप्स होते हैं। जस्ट सपोज कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, जो उसके पीयर ग्रुप्स, जो उसके एज के, उसके एटीट्यूड के, उसके इंटरेस्ट के, उसके हॉबीज के, उसके ऑक्यूपेशन के जो लोग होते हैं उनसे भी ये सीखता है, ठीक है। This type of socialization occurs when a person learns an appropriate behavior to be displayed within a smaller group which is still part of a larger society. अब देखें होता है इसमें क्या है कि जस्ट सपोज कि बच्चा हाई स्कूल में चला गया, ठीक है। अब हाई स्कूल के अंदर, ठीक है ना, उसने अपना कैरियर चूज किया, ठीक है। जस्ट सपोज कि हाई स्कूल में जाने के बाद उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूं। और ये आया कहां से, ये जस्ट सपोज कि उसने एक मतलब सोशल गैदरिंग, एक स्मॉल ग्रुप लोगों की गैदरिंग हो रही थी और वहां पे उसने एक सेमिनार सा हो रहा था, वहां पे उसने अटेंड किया, तो उसका वो इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हुआ, तो ही डिसाइडेड दैट ही विल चूज बिजनेस मैनेजमेंट एज हिज कैरियर, ठीक है। तो अब ये क्या है कि वो जो स्मॉल एक गैदरिंग हो रही थी, जो सेमिनार हो रहा था, कि वो आपके पास क्या है, एक स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है, जिससे लर्न किया है उसने सोशलाइजेशन को कि वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा या बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा, ठीक है। The changes within the values, attitude and beliefs of an individual are seen to be less important than the change made in him as he participates in the larger society. तो जैसे वो लार्जर सोसाइटी है, ठीक है, लार्जर सोसाइटी में वो मूव ऑन करेगा तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल चेंज आएंगे तो वो किसकी वजह से होंगे, वो आपके पास सेकेंडरी सोशलाइजेशन की वजह से होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे जो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि पीयर ग्रुप का, ठीक है, कि पीयर ग्रुप के अंदर भी जो लोग आपके पास होते हैं ना वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। होता क्यों है कि वो ऐसा होता है कि जस्ट सपोज जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइमरी सोशलाइजेशन वो तो आपकी फैमिली लेवल पे होगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है पीयर ग्रुप का उनके अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप जितना ज्यादा आप टाइम जिनके साथ स्पेंड करेंगे तो उनकी हैबिट्स, उनके एटीट्यूड्स, उनकी जो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर पीयर ग्रुप्स को आप इग्नोर ना कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काइंडली नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। मैं बहुत सारी चीजें रैंडमली जो मेरे माइंड में आती जाएंगी मैं वो आपको बताता जाऊंगा। देखिए एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए होता कुछ यूं है कि हम एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंटिसिपेट कैसे करते हैं, जस्ट सपोज के बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं कि मतलब जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो पेरेंटिंग स्टाइल को देख रहे होते हैं, देखते हैं कि हमारे वालिदैन किस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर आके डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कैसे वो आपस में मतलब एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हुड को देख रहे होते हैं कि हमने किस तरीके, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि हमने इन्हीं प्रैक्टिसेस को आजमाना है, इन्हीं को अपनाना है और इन्हीं तरीके के ऊपर ना हमने आगे चल के अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाती है। जस्ट सपोज इसकी मैं ये तो मैंने जरा फॉर्मल दे दी, मैं आपको इसकी नॉर्मल एग्जांपल इस तरह देता हूँ। जस्ट सपोज कि एक पर्सन है, उसने मतलब इंजीनियरिंग कर लिया, या फिर चलें आप इसको डॉक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मतलब वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जिस वो ग्रुप के अंदर जाएगा, ठीक है, अब जहां पे वो डॉक्टर्स की मतलब फील्ड में अपने हॉस्पिटल के अंदर अपना हाउस जॉब और अपनी उसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर, एमओ, उसके बाद एफसीपीएस, ठीक है, ये एफसीपीएस जो कुछ भी ये मामला चलेंगे, इस तरह जैसे हो जाएगा ना, तो वो जो डॉक्टर्स के जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा ना, उस इन्वायरमेंट को एंटिसिपेट करेगा। ही विल लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो वो सारी जो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आएंगे ना, तो वो एंटिसिपेटरी होंगी, वो एंटिसिपेट करेगा कि मेरे सीनियर ये कर रहे हैं, मेरे सीनियर इस तरह कर रहे हैं, मेरे पीजी इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज एंटिसिपेटरी के अंदर आ जाएंगी।
अब जैसे सपोज के अब आप बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं तो आपको पता होगा कि आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपको पता है बैंक्स के अंदर नॉर्मली तौर पे लोग बड़े फॉर्मल ड्रेस होके जाते हैं, इस तरह जो बिजनेस ग्रेजुएट्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू द इंजीनियर्स जो होते हैं मतलब उनका मतलब कुछ खास ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे HR के जो रोल्स होते हैं वो बड़े इस तरह होते हैं जिनमें जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ठीक है, उनका एक प्रॉपर वे होता है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली उस इन्वायरमेंट में एंटिसिपेट करते हैं, ओह आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट तो मुझे इस तरह ड्रेस होना है, ओह आई एम अ डॉक्टर तो मुझे इस तरह एंटिसिपेट करना है, ठीक है। तो इसको एंटिसिपेटरी बोलते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट सोशलाइजेशन ये आपकी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर होता कुछ ही हुआ है कि जब आपके पास ना मतलब जब जो इंडिविजुअल है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। अब उन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, सोशल स्किल्स को, ठीक है, या फिर पर्सनल स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ना वो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। जस्ट सपोज के आप मतलब डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप स्पीचेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप पब्लिक गैदरिंग के अंदर मतलब अपने आप को ओपन करने की, बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है। जस्ट सपोज के एक शायद सीनियर है, वो चाहता है कि मतलब मैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लूं या अपना मैं लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस कर लूं, तो वो क्या करेगा, फ्रेश ग्रेजुएट्स को बुलाएगा और उनके सामने बोलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें डर नहीं है कि यार फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मेरे सामने क्या बोल लेंगे, क्या हंस लेंगे, क्या मेरा मजाक उड़ा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुख्तलिफ जो मेथड्स हम यूज करते हैं ना जब हम अपने सोशल स्किल्स को या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, यानी कि हम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद है रीसोशलाइजेशन। होता कुछ यूं है कि जब मतलब इंडिविजुअल जो है ना प्रीवियस जो उसके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, प्रीवियस उसका एटीट्यूड होता है, उनकी वैल्यूज होती हैं, उनकी बिलीव्स होते हैं, उनको वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है, और शिफ्ट करता है एक दूसरी दुनिया के अंदर, और उस दुनिया में जाके वो दोबारा से अपने आप को रीवैम्प करता है, रीसोशलाइज करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम रीसोशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी जिंदगी चलती रहती है, क्यों? क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में आप क्या करते रहते हैं, आप शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहां के मुख्तलिफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जहां पे इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद जब आप मूव करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो मैंने प्रीवियस जो कुछ मैंने लर्न किया उसको मैं अनलर्न करूं। जब तक आप अनलर्न नहीं करेंगे प्रीवियस आपने जो बिहेवियर है, तब तक आप न्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट सपोज कि एक मतलब इसको मैं इस तरह आपको देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो जो लड़की है वो अपने घर को छोड़कर जब ससुराल आती है तो जो प्रीवियस जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, भले वो वहां पे 11-12 बजे उठ रही, लेकिन यहाँ पे उसको सुबह 6-7 बजे उठना पड़ेगा। जस्ट सपोज अगर इस घर के अंदर उनको ये कहा जाता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है ना, ठीक है, मामलात जिंदगी जो कुछ भी है, तो बेसिकली क्या है, वो रीसोशलाइज कर रही है, पुराने जो उसके पैटर्न था उसको रिजेक्ट कर रही है और वो न्यू फॉर्म में जा रही है। जस्ट इसी तरीके से हम जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में और होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में और होते हैं, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हम दोबारा से अपने आप को रीसोशलाइज करते हैं। जस्ट वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास प्रिजन के बने होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली जो उन क्राइम कमिट हुए पड़े होते हैं उनको रीहैब करते हैं और उनको दोबारा उनमें लेकर आते हैं ताकि जो उनके प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न्स थे। इसी तरीके से आप इसको यूं भी ले सकते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर जो है रिहेबिलिटेशन हम करते हैं, बूट कैंप्स वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उनके अंदर बेसिकली हम रीसोशलाइजेशन करवा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको बहुत दफा की क्रिमिनोलॉजी जो है ना वो सब ग्रुप है सोशियोलॉजी का, तो आपस में इंटरलिंक्ड आएंगे बहुत सारी टर्म्स। देखिए ब्रॉड और नैरो सोशलाइजेशन ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो काइंडली इनको नोट जरूर कर लीजिएगा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये लोकल बुक्स को रिलाय ना कीजिएगा, मार्क्स अच्छे लेने हैं तो आपने, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं 2-3 सोर्सेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आर्नेट आपके पास एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक आपके पास जो है ना एक टाइप इंट्रोड्यूस करवाई है। उनका कहना ये है कि 2 तरह की हमारे पास सोशलाइजेशन और भी होती है, एक ब्रॉड होती है और एक नैरो होती है। देखिए सोशलाइजेशन जो ब्रॉड होती है ना उसके अंदर प्रमोट किया जाता है इंडिपेंडेंस, यानी कि आप आजाद ख्याल हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इंडिविजुअलिज्म, एक आजादी आपको दी जाती है, ठीक है, आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो
इसको हम बोलते इसलिए हैं कि ब्रॉड सोशलाइजेशन के इसके अंदर जो रेंज होती है ना आउटकम्स की, यानी कि जो आउटकम्स की जो रेंज होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, इट इज डब्ड ब्रॉड बिकॉज दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन हैज द पोटेंशियल ऑफ रिजल्टिंग इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटकम्स। ठीक है, एज कंपेयर टू द नैरो को आप इसे उल्ट कर लें, वो लेस इन इंडिविजुअलिज्म होती है, लेस इन इंडिपेंडेंस होती है, लेस इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ होती है। ठीक है, इसको उल्ट कर लिया करें आप, जैसी इस तरह की टर्मिनोलॉजी है ना, तो वाइस वर्सा भी अगर आप लिख देंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशलाइजेशन होती है। देखिए, जब आप हमेशा एक इंसान की नेचर है कि वो नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता है, ऐसे है ना, आप मतलब चाहेंगे कि आप किसी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन के साथ रहें या किसी ड्रग एडिक्ट के साथ रहें। ठीक है, आप नहीं चाहेंगे। तो नेगेटिव सोशलाइजेशन से इंसान नॉर्मली तौर पे क्या करता है, भागता है, और पॉजिटिव जहां उसको लग रहा हो कि मुझे यहाँ पे कुछ लर्न करने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर मोटिवेशन आ रहा है, कुछ कंपेटिटिवनेस आ रही है मेरे अंदर, तो इंसान उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उस इन्वायरमेंट उससे पसंद होता है। ठीक है, तो इसी तरीके हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशलाइजेशन हमारे पास है। तो पॉजिटिव के अंदर क्या होगा कि सोशल लर्निंग प्रोसेस होगा विद पॉजिटिव मोटिवेशन, लविंग, केयर एंड रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे है। अब नेगेटिव के अंदर इसको आप सारे उल्ट कर लें। ठीक है, जहां पे आपको डीमोटिवेट किया जाएगा, लव और केयर की जगह आपको हेट आपके पास होगा। ठीक है, रिवार्डिंग की जगह आपको मतलब रिवार्ड नहीं किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आपको कम होंगी ग्रो करने के लिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए अडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है। अडल्ट ये होता है कि अब आप मतलब उस स्टेज पर आ गए हैं कि मतलब आपने अपनी मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ और यू आर इन द फेज ऑफ द इन जॉब। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो अडल्ट सोशलाइजेशन है ना, इसमें क्या होता है कि आप ना न्यू ट्रेड्स, न्यू प्रैक्टिसेस को लर्न करते हैं। ठीक है, और वो कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो नॉर्मली वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके अंदर जस्ट सपोज के एग्जांपल यहाँ लिखे हुए मैंने, आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लर्न न्यू एक्सपेक्टेशन अटैच टू देयर रोल्स। जस्ट सपोज कि शादी हो गई। ठीक है, अब मतलब ये वो डिसाइड करेंगे कि फैमिली प्लानिंग इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अडल्ट सोशलाइजेशन। उसके बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हम अपने बच्चों को कैसे लेके चलेंगे, उनकी परवरिश हमने कैसे करनी है, हमारा पेरेंटहुड स्टाइल क्या होगा। तो ये जो अडल्ट सोशलाइजेशन होती है ना, बेसिकली ये रोल शिफ्टिंग होती है, यानी कि आप रोल आपका शिफ्ट होता है। आप अडल्ट से जब मैरिज लाइफ में जाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, अब आपकी सोशलाइजेशन अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी बीवी की फैमिली के साथ भी आपके साथ अटैच हो जाती है। तो वो जो आप जो कुछ भी अटैच करते हैं वैल्यूज को, नॉर्म्स को, वो आपके पास अडल्ट सोशलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा, एजेंट्स ऑफ आपके पास ना सोशलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब यानी कि एजेंट्स कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ सोशलाइजेशन, कौन कौन चीजें हेल्प करती हैं सोशलाइजेशन की। तो काइंडली एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर दोज एजेंसीज, ग्रुप्स and institutions of society which play their role in the internalization process of norms and values। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन मेरे ख्याल में नोट कर ली होगी। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आप किसी भी बुक के अंदर पढ़ेंगे वो आपको क्या मिलेगी, फैमिली मिलेगी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, एक इंसान जो है सबसे पहले अपनी जिंदगी का आगाज करता कहां से, वो फैमिली से आगाज करता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि लर्न कहां से करता है, फैमिली के अंदर सिर्फ माँ बाप नहीं होते, माँ बाप हो सकते हैं, आप मतलब जो कुछ भी फैमिली के अंदर जो लोग भी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद फैमिली जितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली पे। तो उसमें जो कुछ भी बच्चा लर्न करता है, ठीक है ना, वो आपके पास कहते हैं फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, पहले जो कुछ भी जो इनिशियल फेज होता है, चले आप इसको यूं कर लें, पहले 4 से 5 साल तक आप इसको फेज कर लें, क्योंकि पीयर ग्रुप थोड़ा सा आगे जाके आता है। पीयर ग्रुप आप वैसे तो मतलब किसी भी टाइम को ले सकते हैं जहां पे बच्चा जो है वो अपनी एज के, अपने इंटरेस्ट के और अपने क्या ऑक्यूपेशन के लोगों से मिल सके, तो आप इसको किसी में भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पे जो पहला जो फेज होता है वो आपका फैमिली का फेज होता है। ठीक है, अब बच्चा उसमें क्या करता है, माँ बाप उसे बताते हैं कि बेटा क्या आपने खाना है, क्या आपने नहीं खाना, वो बताती हैं कि ये आपके पास कंप्यूटर है, ये आपके पास बुक्स है, ये आपके पास बाइक्स है। ठीक है, फैमिली उनको मतलब इंट्रोड्यूस करना सिखाती हैं, किस तरीके से क्या करना है। छोटे छोटे आप जो कुछ भी आप देख रही होती है, मदर बच्चों को फलां जगह से रोक रही होती है जाने से,
उनको वहां जाने से ये आपके कार्टून्स हैं, आपके टीवीज हैं, आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम आपने खाना है, इट्स टाइम टू योर बेड, इट्स टाइम टू योर लंच, इट्स टाइम टू योर डिनर, ठीक है। ये सारा जो कुछ भी वर्ल्ड होता है जो इमेजिन भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है। माँ बाप बच्चों को परियों की कहानियां सुना रहे होते हैं, डेट्स कॉल्ड द इमेजिन वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन रियलिटी उनको बता रहे होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है, तो वो सारा किस में आता है, फैमिली मतलब एज ए सोशलाइजेशन एजेंट्स में आता है। पीयर ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पीयर ग्रुप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली के बाद इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब इंडिविजुअल गुजारता है वो पीयर ग्रुप के साथ गुजारता है। जैसे 5-6 साल के बच्चे होते हैं, जैसे उनको टाइम मिलता है वो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पीयर ग्रुप जो है ना वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, द पीयर ग्रुप इज मेड अप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन एज एंड सोशल स्टेटस हु आर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो पीयर ग्रुप आपके साथ होंगे, आपके स्कूल के अंदर हो सकते हैं, कॉलेज के अंदर हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने गौर की है, सोशल स्टेटस। जो पीयर ग्रुप होते हैं ना वो आपके सोशल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे कभी किसी भिखारी का बच्चा, यतीम का बच्चा, ठीक है, वो कभी भी आपको एलीट क्लास के साथ खेलता हुआ उनके साथ इंटरेस्ट शेयर करता हुआ नजर नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इनके गवर्नमेंट स्कूल्स वाले प्राइवेट स्कूल्स वालों के साथ आपको बड़े कम नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सोशल स्टेटस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जहां आपका टाइम ज्यादा गुजरता है ना, जिस एरिया में, जिस आपके पास बाउंड्री के अंदर आपका टाइम ज्यादा गुजरता है, वो आपका पीयर ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीयर ग्रुप आपको उस टाइम स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे जब प्ले ग्राउंड्स के अंदर जाके खेलते हैं, ठीक है। टीचर्स उनको बताते हैं गेम्स के रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू शूट, हाउ टू बैट, हाउ टू बॉल, ठीक है। ये सारी चीजें इसी के अंदर आ गई। मैंने ईच एंड एवरीथिंग लिख दी, काइंडली नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। Additionally, peer groups provide their own opportunity for socialization since kids usually engage in different types of activities with their peers than they do their families. जाहिर सी बात है, माँ के साथ इंसान बच्चा 24 घंटे नहीं खेल सकता, ठीक है। उसको एक प्रैक्टिकल टाइम होता है, वो जाता है बाहर खेलता है, उसमें वो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है। जो लोकल हमारे खेल होते हैं उनको भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा गुजारते हैं पीयर ग्रुप के साथ। उसके बाद स्कूल्स है, लेकिन स्कूल्स का काम सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं होता ना, ठीक है। स्कूल के अंदर आप सिर्फ मैथ का, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ने जाते ना। बेसिकली स्कूल्स हो गया, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हो गए, या आपके पास सोशल कंट्रोल भी और सोशलाइजेशन दोनों का ही आपके पास क्या है, मिक्सचर है। यानी कि ये सोशल कंट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं और आपको ये सोशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो आपकी आजकल तो जो मतलब प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश स्कूल जिनको बोलते हैं, ठीक है, ओ लेवल्स वगैरह जहाँ होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ऐसे टास्क कराए जाते हैं जहाँ पे कंपेटिटिवनेस, ठीक है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट पैदा होता है, ठीक है, जहाँ पे टीम वर्क काम करने को मौका मिलता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से आप मतलब हेल्दी एक्टिविटीज को सीखते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा आप देखें, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कितना एक बड़ा वे है कि आप सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। आप खेलते हैं, उसके अंदर आपके पास पार्टनरशिप्स भी होती हैं, उनके नाम पे थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आपको स्कूल आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर फैमिली के बाद अगर हम यूं कहें कि मतलब फैमिली और पीयर उनके बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, वो आपके पास क्या है, स्कूल्स है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे लिख दी, काइंडली इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये हिडन मैंने करिकुलम को इसलिए बोल दिया है कि मुख्तलिफ जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि स्कूल जो है ना वो एज ए हिडन करिकुलम के तौर पर यूज होते हैं, इनकी इनफॉर्मल टीचिंग जो आपके पास जिनको मेथड्स को हम कहते हैं। देखिए रिलीजन नो डाउट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर जरूर आता है। रिलीजन में जब आपको सोशल कंट्रोल पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि सोशल कंट्रोल के अंदर भी रिलीजन आता है। देखिए क्या इस्लाम बीइंग एज ए रिलीजन एंड दीन, क्योंकि दीन और रिलीजन के अंदर ये होता है, मजहब और दीन के अंदर ये फर्क होता है कि जो मजहब होता है उसके अंदर आपके पास रिचुअल्स होती हैं, डॉगमास होते हैं, ठीक है, और सोशल कस्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर मैं तीन चीजें ये है ना, तीन चीजों के अंदर मैं तीन चीजें और ऐड कर दूं, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इन चारों को मैं ऐड कर दूं ना, तो ये सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम प्लस रिचुअल्स, सोशल कस्टम, डॉगमास, इन सबको ऐड कर दो, इनके 3+3। ये डॉक्टर जो है इसरार अहमद है, उनकी डेफिनेशन है 3+3, तो वो हमारा पर क्या बन जाता है, दीन बन जाता है। अब आप देखिए इसको इस पर्सपेक्टिव से, हम अपने दीन की बात कर रहे हैं। इस्लाम हमारा एक मुकम्मल दीन है, कोड ऑफ लाइफ है, जो कि हमें हर चीज के बारे में बताता है कि इस्लाम हमें बताता है
मतलब थ्रू हम हदीस और कुरान से हम ये चीजें निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हमने किन चीजों से क्या करनी है, क्या हमने नहीं करनी, क्या हमें अच्छाई बुराई हर चीज के बारे में रिलीजन गाइड करता है। तो बेसिकली रिलीजन क्या कर रहा है, सोशल कंट्रोल, कि नहीं चोरी नहीं करनी, ये गलत बात है, तो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। जिना नहीं करना ही गलत बात है, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है गलत बात है। तो यहाँ पे सोशल कंट्रोल का फिनोमेना भी आ गया। अब सोशलाइजेशन कैसे कर रहा है, नमाज एक बहुत बड़ा आपके पास वे है सोशलाइजेशन का, हज बहुत बड़ा वे है सोशलाइजेशन का, ठीक है, ज़कात सोशलाइजेशन का एक फिनोमेना है, ठीक है। तो रिलीजन बहुत सारे काम ऐसे करता है जो सोशलाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मास मीडिया, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि फैमिली से ज्यादा मास मीडिया जो है वो आपके पास सोशलाइजेशन का फिनोमेना है, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं आजकल, बच्चे कंप्यूटर पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। माँ बच्चा रोने लग जाए तो माँ उसे मोबाइल हाथ में दे देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। देखिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम जो मीडिया पे गुजार रहे हैं, बच्चे तकरीबन 3 से 4 घंटे कार्टून्स देखने में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हम, और अब तो माशाल्लाह से छोटे बच्चे हैं, टैबलेट्स ली हुई है, यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप जहां आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मीडिया भी एक सोशलाइजेशन का वे है, क्योंकि मीडिया अब तो मतलब अच्छी चीजें मीडिया ने दिखाने बंद कर दी। एक टाइम था कि पीटीवी जो है वो रोड क्रॉस करने के तरीके बताता था, नमाज पढ़ने के तरीके बताता था, माँ बाप से कैसे बात करने। आज भी कुछ ऐसे अच्छे कार्टून कुछ एक दो हैं जहां पे कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मीडिया जो है आपको ये करता है। दूसरा, मीडिया जो है ना वो आपके पास ना हमें ना जो कल्चर्स हैं, कल्चर की मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाई थी, एक आपके पास मटेरियल कल्चर था और आपके पास क्या था, नॉन मटेरियल कल्चर। तो जस्ट सपोज ये कल्चर है, अब मीडिया आपको बताता है कि भाई फलान न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, फलान ट्रांसपोर्टेशन सहूलतें आ गई हैं, ठीक है। तो अब जस्ट सपोज कि आपको कोई न्यू टैब, न्यू मोबाइल, न्यू कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह की कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको मैस मीडिया से नॉर्मली मिलती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको मिलती है, ठीक है। तो ये मटेरियल कल्चर का बता दिया। उसके बाद कुछ हमें हमारी कुछ बिलीव्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं टीवी के ऊपर, जिनको आप देख के मतलब ये आप अंडरस्टैंड करते हो कि हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, ठीक है। हम सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमें सोसाइटी को इन रिटर्न क्या देना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ क्या है, मास मीडिया से सीखते हैं। 2 के हम यूं भी कह सकते हैं कि नेगेटिव सोशलाइजेशन भी मीडिया से होती है। जस्ट सपोज के क्राइम को जिस तरीके से आजकल दिखाया जाता है, सेंसेशनलिज्म किया जाता है, तो उसके थ्रू हम नेगेटिव सोशलाइजेशन भी होती है, ठीक है। ड्रग्स से रिलेटेड हो गया, इस तरह के मामला जो कुछ भी है, तो नेगेटिव सोशलाइजेशन मीडिया करता है। लेकिन यहाँ तो हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है वो आपने देखनी है। अच्छा देखिए, कुछ और भी हैं, जैसे वर्क प्लेस है, जहां पे आप काम करते हैं तो वहां से भी आपको इंटरेक्शन होती है। कहा नहीं जाता कि मतलब एक बहुत बड़ा वे आपका वर्क प्लेस होती है जहां पे आप काम करते हैं। उसकी रीजन है कि जिस सपोज के पाकिस्तान की केस में 9 से 5 की नौकरी है, तो अगर आप 8 घंटे की नौकरी है, 6 घंटे की नौकरी, 7 घंटे की नौकरी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे अपने जॉब पे गुजार रहे हैं, जिनमें 5-6 घंटे आप सोने के लिए गुजार रहे हैं, बाकी आप फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। तो मतलब अगर 3 हिस्से कर लिए जाए आपकी लाइफ पूरे 24 आवर के, तो 1 पार्ट आप अपने वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्क प्लेस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। ये भी कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ, तो काइंडली इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेबरहुड, आपका जो नेबरहुड है, आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो आपको सोशलाइज करता है। एक जब क्राइम को हम स्टडी करते हैं, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि क्राइम के रिलेटेड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो जो इन्वायरमेंट होता है आपका इर्द गिर्द का, वो बड़ा डिपेंड करता है जो आपके अंदर हैबिट्स को, वैल्यूज को जो आपको करता है। बड़ा मशहूर आपके पास कोटेशन है, आप मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, ठीक है। तो इसी तरीके की इसके अंदर आएगी वो सब के अंदर। अच्छा, आपके पास 2 चीजें, एक ये 2 टाइप हो रहे हैं मजीद, इनको काइंडली देख लीजिएगा, फॉर्मल और आपके पास नॉन फॉर्मल सोशलाइजेशन है। अगेन ये कहीं आपको लोकल बुक में नहीं मिलने वाली, तो काइंडली इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो फॉर्मल सोशलाइजेशन होती है, इसके अंदर आप स्किल्स को लर्न करते हैं, वैल्यूज को लर्न करते हैं, नॉर्म्स को करते हैं, ठीक है, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस को करते हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर आपके पास होता है। ये फॉर्मल सोशलाइजेशन आपके पास होती है, वहां पे लर्न भी करते हैं, स्किल्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पर। और जो आपके पास आपके पास फॉर्मल सोशलाइजेशन होती है, उनमें आपके पास होते हैं कि वो सोशलाइजेशन जो आप विदाउट किसी एक इंस्टीट्यूशन या फिर फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, आपके पास नॉन फॉर्मल होती है, ठीक है। जो स्कूल्स वगैरह से हटके, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से हटके होती हैं, उनको आप नॉन फॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मैं पढ़ाने लगा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं,
तो मैंने इनको सिर्फ यहाँ पे हेडिंग दी है, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बोलकर आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। काइंडली जो है आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं आपको 20-30 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। आप अगर आपने पेन वगैरह ये नोटबुक नहीं ली तो काइंडली उसे आप ले लें और ये नोट डाउन कर लें। हाँ जी, देखिए एथनोसेंट्रिज्म की डेफिनेशन आपको हॉर्टन एंड हंट ने दी है, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म की डेफिनेशन आपको मैं पहले डेफिनेशन बता दूं, फिर आपको इनको एक्सप्लेन करता हूं। वो कहता है दैट व्यू ऑफ थिंग्स इन विच वंस ओन ग्रुप इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल अदर्स आर स्केल्ड एंड रेटेड विद रेफरेंस टू इट, ठीक है। अब इसका मतलब पता क्या है कि अगर हम एथनोसेंट्रिज्म को और से सुन लें कि अगर हम अपने कल्चर को स्टैंडर्ड रख के किसी और के कल्चर को हम जज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एथनोसेंट्रिज्म। एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल सुने, दूसरा एंगल ये कि अगर आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझेंगे लेकिन किसी और के कल्चर को आप इंफीरियर समझेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एथनोसेंट्रिज्म आएगा। ठीक हो गया। अब आप आ जाते हैं, और ये जो एथनोसेंट्रिज्म की जो टर्म है ये सबसे पहले विलियम ग्राहम समर ने ये आपके पास से इंट्रोड्यूस करवाई थी। समर नहीं समनर, ठीक है। इन्होंने क्वाइन की थी सबसे पहले ये टर्म, ठीक है। अच्छा, ये एथनोसेंट्रिज्म पता लग गया, यानी कि आपका कल्चर जो है वो सुपीरियर है, किसी और का कल्चर इंफीरियर है। इस प्रैक्टिस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। अब 2018 में क्वेश्चन आया था कि एथनोसेंट्रिज्म किस तरीके से कराची के पर्सपेक्टिव में हमने एथनोसेंट्रिज्म को बताना था कि किस तरह वहां पे सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 18 में क्वेश्चन आया हुआ। मैं आपको जब पास्ट पेपर का एनालिसिस करा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अपने कल्चर को आपने क्या समझना है, सुपीरियर, और किसी और के कल्चर को क्या समझना है, इंफीरियर, और जज करना है किसी और के कल्चर को अपने कल्चर को स्टैंडर्ड बनाकर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब आपके पास ये बोलते हैं इसको एथनोसेंट्रिज्म। अब देखिए आपके पास एथनोसेंट्रिज्म होता है, अब इसकी कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ बुरी चीजें भी हैं। अब वो अच्छी चीजें हैं वो आप पहले लिख लीजिएगा। देखें आपके पास सपोज की एक कम्युनिटी है, ठीक है, वो आपके पास जो है ना एथनोसेंट्रिज्म के फिनोमिना पे चल रही है। सपोज मैं इसको यूं बोलता हूं कि इलीट क्लास है। अब आपने देखा होगा जो इलीट क्लास के लोग होते हैं ना, इनकी आपस में बड़ी अच्छी सॉलिडेरिटी, इन ग्रुप सॉलिडेरिटी होती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी और कल्चर का यानी कि लोअर क्लास का बंदा इनके आसपास नजर आता है तो ये थोड़े से मतलब समझना शुरू कर देते हैं। ये बिहेव भी ऐसे ही करते हैं कि हमने कुछ ऐसा काम करना है कि हम लगे कि हम सुपीरियर हैं। जैसे वो इनके बच्चे आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते नजर नहीं आएंगे, किसी अमीर का बच्चा आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता नजर नहीं आएगा। क्यों? उनके ट्रेड्स के खिलाफ है कि भाई हम तो हाई कल्चर से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा हाई और पॉपुलर कल्चर क्या होता है, तो उनके बच्चे आपको वहीं मिलेंगे। तो ये क्या होता है, इनकी आपस में ना बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। इनका मतलब एक इसका बेनिफिट क्या है, इनकी आपस में बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी आपस में बॉन्ड। इनके आपस में दौरान पेट्रियोटिज्म बड़ा होता है, ठीक है, मतलब और नेशनलिज्म को फरोग देते हैं अगर मतलब ये फिनोमिना चल पड़े तो। लेकिन अब इसके नुकसानात क्या है, इसके नुकसानात इस तरीके से हैं कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास एथनोसेंट्रिज्म का है, ठीक है। अब मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर अगर ये एक रूल आ जाए, यानी कि इस एथनोसेंट्रिज्म को फरोग दिया जाए कि मेरा कल्चर सुपीरियर है, आपका कल्चर इंफीरियर, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट का सबब नहीं बनेगा? इलियट और जो आपके पास जो लोअर क्लास है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही एथनोसेंट्रिज्म का, उनके कल्चर का डिफरेंस है, ठीक है, महरूमियां है, ठीक है, डिस्पैरिटीज है उनके अंदर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, सोशल डिस्पैरिटीज है, ठीक है, पॉलिटिकल, क्योंकि ये एथनोसेंट्रिज्म जो आपके पास है ये आपके पास इनके लिए तो ठीक है क्योंकि इनके लिए सॉलिडेरिटी लेकर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आपके पास इस टाइम कराची के अंदर ये कुछ हो रहा है ना, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी, बलोची, ये आपके पास एक कल्चर बन गया, एक ग्रुप, इन ग्रुप सॉलिडेरिटी इनके अंदर बहुत पाई जाती है। उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी कल्चर, क्या नाम है, बलोची, सिंधी, आप देख ले पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का पाया जाता है। बलोच और पंजाबी का एक दो ग्रुप्स बने पड़े हैं, आए दिन लड़ाई होती रहती इन बातों पर, एथनोसेंट्रिज्म की वजह। तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब इस तरीके से आपने सुना होगा कि फ्रांस के अंदर जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है, उन्होंने बैन कर दिया था हिजाब के ऊपर, तो वो एथनोसेंट्रिज्म की एग्जांपल है, ठीक है। वो इसको मतलब ठीक समझते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एथनोसेंटर, अब इसको उल्ट कर दें,
इसी चीज को उल्ट करते जीनोसेंट्रिज्म कर देते हैं, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल है आपके पास किसकी डेफिनेशन का, एथनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, लिख लीजिएगा, डिफाइन एज इट इज अ फिनोमिना हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर एनीथिंग दैट इज फॉरेन विच मे इंक्लूड लैंग्वेज, गुड्स, सर्विसेज, बिलीव्स एंड लॉज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अच्छा, यानी कि अब इसमें हमने क्या करना है कि मेरा, पहले दोबारा सुन लें, एथनोसेंट्रिज्म था कि मेरा कल्चर सुपीरियर है, आपका कल्चर इंफीरियर है। उल्ट कर दें अब यहाँ पे, ठीक है। किसी और के कल्चर को सुपीरियर समझा, अपने कल्चर को इंफीरियर समझना, ओके। किसी और के कल्चर को सुपीरियर समझा, अपने कल्चर को इंफीरियर समझना। आप देख लें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो अगर जॉब वगैरह आ जाए तो लिखा क्या होता है, लम्स की और फास्ट के ग्रेजुएट को प्रेफर किया जाएगा। बहुत सारी जॉब्स, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो मैंने तो बहुत दफा देखा है कि अगर कहीं कंप्यूटर साइंस की जॉब आती है तो लिखा होता है कि ग्रेजुएट्स फ्रॉम लम्स, जीकी एंड फास्ट आर विल बी प्रेफर, ठीक है। तो ये क्या, आपने एक मतलब बता दिया कि हम उसको प्रेफर करेंगे, मींस कि आपने उस चीज को प्रेफर किया है। सपोज के फॉरेन डिग्री होल्डर्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेंट हो, उनको प्रेफर किया जाता है। अब ये जो आपके पास जितने भी स्कूल्स हैं, यानी कि जो आपके पास ओ लेवल, ए लेवल्स के हैं, ये मतलब एक्सेंट को बहुत गौर से देखते हैं। अब सपोज के मैं यहाँ इन स्कूल में पढ़ाने जाऊँ और मेरा ब्रिटिश एक्सेंट ना हो, ठीक है, और एक और पर्सन है जो कि ब्रिटिश क्वालिफाई हो, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का हो, ब्रिटिश एक्सेंट हो, ऑब्वियसली उसको वो फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि यही चीजें हमारे बच्चों के अंदर इम्ब्यूड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इस तरीके, मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर आप बहुत दफा ऐसे देखते होंगे, फॉरेन क्वालिफाइड विल बी प्रेफर्ड, इंग्लिश, मतलब यहाँ पे भी लिखा होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है ये क्या कहलाते हैं, जीनोसेंट्रिज्म का कहलाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो मतलब हम जैसे पाकिस्तान, अगर हम मशीनरी को खरीद रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं जी, जर्मनी की, जापान की हम मशीनरी खरीदेंगे, ठीक है। ये हमने प्रेफर कर दिया, यानी कि हमने अपने को छोड़ के, अपनी चीज को छोड़ के बाहर की मुल्क की चीज को प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से जितने किस्म के फूड ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, अब आपको ये भी पता होगा कि दुबई से लोग चीजें लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन दुबई से सारी चीज पाकिस्तान से बनकर जाती है, ठीक है। लंदन से लोग चीजें लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन वो बन के वो पाकिस्तान से जा रही होती है, लेकिन बस एक जीनोसेंट्रिज्म है कि जी लंदन से आई है, इसके बाद लंदन का टैग लगा हो, बनकर यहां से गई है वो, ओके। तो आपके पास अब क्या रहते हैं, सब कल्चर। देखें सब कल्चर आपके पास क्या होता है, सब कल्चर ये होता है आपके पास कि कल्चर विद इन ए कल्चर। तो आपके पास उसको क्या कहलाते हैं, सब कल्चर कहते हैं। काइंडली मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डेफिनेशंस आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 8 डेफिनेशंस को लिखता तो करीब 40 के करीब स्लाइड्स बन जाती, ठीक है। तो मैंने इस पूरे टाइम को भी देखना है, मैनेज भी करना है और आपको बोर भी नहीं होने देना। कभी आप कहें जी ये तो अभी तीसरा लेक्चर है और इतना लेंथी लेक्चर्स क्यों होने लगे हैं। देखें अच्छा क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना तो मतलब मैं 15-15 मिनट के अंदर भी आपको ये लेक्चर्स पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप ये लेक्चर सही तरह सुन लेते हैं, ठीक है, नोट्स अपने बना लेते हैं, आप किसी भी बुक को कंसल्ट करें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा जी, सब कल्चर की डेफिनेशन लिख लें जी, जॉन मैक्योनिस की बुक से ली गई है जी। कल्चरल पैटर्न्स दैट सेट्स अपार्ट सम सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटीज पॉपुलेशन। अब देखें नहीं, सीधी सी बात कर लें, बहुत आसान चीज है। पाकिस्तान के अंदर क्या सिर्फ एक ही कल्चर पाया जाता है? नहीं, ठीक है। यानी कि अगर किसी कल्चर के अंदर एक और कल्चर हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सब कल्चर कहलाता है, ओके। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये जो एक कल्चर है उसके अंदर जो ये दूसरा कल्चर है, कल्चर विद इन ए कल्चर, ये जो दूसरा कल्चर अगर उस पहले वाले कल्चर की नॉर्म्स वैल्यूज को अगर अपोज करना शुरू कर देना, तब ये हमारे पास क्या बनता है, कन्फ्लिक्ट का वजह बनती है। यानी कि सब कल्चर होना इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट की वजह बने, अपोज करे पुराने, यानी कि जो प्रीवियस, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड होगा वो पेरेंट होगा, तो पेरेंट कल्चर को अगर ये अपोज करेगा तो ये काम खराब हो जाएगा, वहां पे कन्फ्लिक्ट की वजह बन जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, तो अब इसको मैं बताता हूं कि आगे क्या कहते हैं, इसको काउंटर कल्चर भी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर होता है कि पाकिस्तान के अंदर मलंग्स जो लोग हैं, ठीक है ना, आप देखो मलंग्स एक अलग से कैटेगरी है, तो इनके आपके पास कल्चर होते हैं, इनके आप देखो, ड्रेसिंग देख लो, इनका खाना पीना देख लो, इनका रहने का स्टाइल हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ हमसे मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, इनका पहनने का ओढ़ने का तरीका जो होता है। इसी तरीके से जो कालाश के जो लोग हैं, ठीक है, उनका डिफरेंट होता है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में आगे चले जाए, उनकी कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। मालम जब्बा में आप चले जाए, वहां पे आपको इस तरह मिलेगा कि कलाश में आपको एक बहुत ही कल्चर एक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है।
इस तरीके से आप जैसे जैसे सूबे में मुख्तलिफ लोग जाते जाएंगे तो आपको कल्चर एक वेरिएशन मिलेगी, तो कल्चर विद इन ए कल्चर पाया जाता है। लेकिन अगर हो कुछ यूं कि ये जो कल्चर वैल्यूज हैं ये अपनी पेरेंट कल्चर को अपोज करना शुरू करें तो एक कन्फ्लिक्ट की वजह बन जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर कल्चर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए काइंडली कि मैक्योनिस इसको डिफाइन करते हैं काउंटर कल्चर को कि कल्चर पैटर्न दैट स्ट्रांगली अपोज दोज वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ विद इन द सोसाइटी। तो अब देखें मतलब, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि मैं बहुत सारी टर्म शायद ऐसे बोलूंगा जो कि बोल्ड टर्म होंगी सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी के अंदर एक बोल्ड सब्जेक्ट है, तो काइंडली थोड़ा सा अपने आप को ओपन माइंडेड रखिएगा। जो आपके पास ये रेड लाइट एरिया है, जैसे लाहौर के अंदर जो आपके पास रेड लाइट एरिया है, ब्रॉथल जिनको आप कह सकते हैं, ये आपके पास एक मतलब एक काउंटर कल्चर को आप कह सकते हैं जो कि हमारी कल्चर वैल्यूज को जो क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास ऑपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनते हैं। ठीक है, अब देखें एक हमारे पास रिलीजियस हमारे पास एक जमातें हैं, लेकिन अगर रिलीजियस मिलिटेंट्स आ जाए तो वो जो रिलीजियस हमारे पास जमातें हैं, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं दीन का, अल्लाह ताला का, उनको वो कर रहे हैं। क्योंकि एक पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जो काम कर रही है, अगर उसके काउंटर में अंदर कोई उसी के नाम पे यानी कि मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे अगर कुछ लोग ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं तो बेसिकली वो पेरेंट जो कल्चर है उसको वो क्या कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कल्चर हमारे पास वो काउंटर कल्चर कहलाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो नाम बना पड़ा है यहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट रेडिकलिज्म, ठीक है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है, कुछ चंद एक लोगों की वजह से, वरना आपके पास अमन का काम सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमात कर रही है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं जमात के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये क्या है कि इसी को हम काउंटर कल्चर कहते हैं। ओके जी, उसके बाद आपके पास है कल्चर रिलेटिविज्म। ठीक है ना, अब कल्चर रिलेटिविज्म आपके पास क्या होता है, इसको काइंडली लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी ये लंबी डेफिनेशन है। अच्छा, इसको ना इसमें यूं होता है कि कल्चर रिलेटिविज्म को कि सोसाइटी के अंदर ना हम कल्चर को ना किसी एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब जस्ट सपोज के कोई बंदा ये कहे कि सपोज चाइल्ड लेबर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर की ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हाँ चाइल्ड लेबर की ले लेते हैं। अब चाइल्ड लेबर मतलब अगर आप देखें तो एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी ईवल है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 2.5 करोड़ के बच्चे करीब तकरीबन जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। ठीक है, तो 2.5 करोड़ बच्चे हमने 20 करोड़ या फिर 21 करोड़ की आबादी में से अगर हम 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार है तो कितनी बड़ी सोशल इल्स है। इसके खिलाफ आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको खत्म कर रही है। यूएन की इसके अंदर चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सोशल इल है। लेकिन अगर इसको एक कुछ लोग और देखें इसको पर्सपेक्टिव से तो इसके अंदर क्या है, नहीं जी वो बच्चे काम भी तो कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी तो हमें नजर आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब देख रहे हैं, तो पैसे तो जनरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको जस्ट सपोज अगर हम चाइल्ड लेबर इसको जस्टिफाई कर दीजिए आपने पकड़ के कि जी ठीक हो गया कि मतलब चाइल्ड लेबर हो रही है तो कोई बात नहीं, इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा, तो फिर आप चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को भी यही कहेंगे। ठीक है, यानी कि तो वो भी तो बच्चे मतलब एक तरह से उनको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं ना, तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को कह रहे हैं। तो अब क्या है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ना रिलेटिविज्म है, एक रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कल्चर को देखने का। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये कहता है लेकिन वो एक पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सपेक्टिव को निगेट कर देता है। अच्छा, ये अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द कल्चर रिलेटिविज्म इज एन अप्रोच दैट stresses the relativity of culture arising out of the belief that the culture of the every society has its own traits, symbols, meaning and pattern that are best suited and can only be understood in the societal context। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर उस कॉन्टेक्स्ट से आप बाहर निकल के देखेंगे तो आपको बुराई नजर आएगी। वो जैसे मैंने चाइल्ड लेबर की एग्जांपल दी, आपने यहां तक रहा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकले यानी कि आपने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर उसको अप्लाई किया तो वो खत्म हो गया। तो ये क्या है, कल्चर रिलेटिविज्म एक ऐसा है कि मतलब ये एक पर्टिकुलर सोसाइटियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके मीनिंग, उसके ट्रेड्स, उसके सिंबल्स, उसके पैटर्न्स, ये चारों चीजें उसकी क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अच्छा, इसकी मतलब छोटी डेफिनेशन लिखना चाहे तो मतलब इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं
लिख लें, हाँ जी, द प्रैक्टिस ऑफ जजिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक कल्चर को उसके अपने ही स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और के स्टैंडर्ड उसमें लगाओगे ना तो वो फौरन कंफ्लिक्ट की वजह बन जाएगा। चाइल्ड लेबर को आपने अपने उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लो, ठीक है जी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आपने इसको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के कल्चर के हिसाब से देख लिया तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये निगेट कर जाएगा। ओके, अच्छा जी, चलते हैं जी हम अपने मल्टीकल्चरिज्म के। देखिए मल्टीकल्चरिज्म हमारे पास क्या है, मल्टीकल्चर हमारे पास सीधे एक है कि हमने इसमें क्या करना होता है कि हमने कल्चर डाइवर्सिटी को फरोग देना होता है, यानी कि अब एक ऐसे भी आया था कि कल्चर डाइवर्सिटी कैन लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन, ये पीएमएस 2019 का पेपर में आया, ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी कैन लीड टू नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन कर ले, मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन था, ठीक है, बहुत अच्छे ऐसे आया। तो इसका मतलब क्या है कि कल्चर जो आपका होगा वो आपको क्या करेगा, आपको इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक बहुत सारे मुल्कों में एक वाहिद मुल्क ऐसा है जहां पे डाइवर्सिटी इन कल्चर है, ठीक है। तो जब कल्चर डाइवर्सिटी होती है इससे बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने की ना आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है, क्योंकि आप जिस माशरे में रह रहे होते हैं उसके अंदर और मजीद सब कल्चर्स होते हैं, तो आप उन कल्चर्स को देखते हैं, उन कल्चर से आप कुछ सीखते हैं, कुछ उन चीजें आपको पसंद नहीं होती, तो ये इन बिल्ड सॉलिडारिटी, ठीक है ना, इन ग्रुप सॉलिडारिटी को प्रोड्यूस करते हैं, नेशनलिज्म को फरोग देते हैं, पैट्रियोटिज्म को करते हैं कि देखिए दो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स जो हैं वो दो मुख्तलिफ किस्म के कल्चर हैं, दोनों साथ रह रहे हैं, फिर जब आप रहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें ऐसी हो रही होती हैं दोनों कल्चर्स में जो आपके लिए शायद बर्दाश्त के काबिल ना हो, उनके लिए ना हो, तो लेकिन आप एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल कॉज के लिए आप साथ रहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नेशनल पावर आपके पास ये भी है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ आपकी पॉपुलेशन में, मतलब आपके रहने का स्टाइल, बेसिकली आपका नेशन आपके पास एक वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नेशनल पावर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जब जो आपकी नेशन है वो कितनी आपके मतलब खड़ी है, जस्ट सपोज कि अगर जो कल्चर डाइवर्सिटी हो, कल्चर मुख्तलिफ कल्चर के लोग साथ रह रहे हो और उनके दरमियान में एक इनबिल्ट सॉलिडारिटी भी हो, और तो ऑब्वियसली आप मतलब कोई मुल्क आपको जज करेगा तो आपकी इस मैन फोर्स की वजह से करेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जस्ट वो बलोचिस्तान का इशू ना हो सेपरेटिज्म का, ठीक है, तो पाकिस्तान एक यूनिट के तौर पे जाना जाए। अब अगर ये यहाँ पे ऐसा ना हो, यानी कि कल्चर डाइवर्सिटी हमारे पास यहाँ पे खत्म कर दी जाए, इसलिए तो आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ भी हो गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, ये कल्चर डाइवर्सिटी को फरोग देते हैं, हिंदू कम्युनिटी, ये सिख कम्युनिटी, इनको मतलब साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि कोई मुल्क कल्चर डाइवर्सिटी को अगर फरोग दे, उनको लथाड़ेगा तो वो तो मुल्क पीछे आ जाएगा। आप इंडिया में आप एग्जांपल देख लें कि इस टाइम क्या हो रहा है, 30-40 करोड़ के करीब मुसलमान है और हिंदू मत का नारा लगाया जा रहा है। इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर एक भी मुसलमान नहीं बैठा हुआ, किसी मतलब जो पार्टी की टिकट के थ्रू आया हो बीजेपी पे, ठीक है। तो ये कल्चर डाइवर्सिटी को फरोग नहीं दिया जा रहा है इंडिया के अंदर। हालांकि इंडिया एक यूनिक कंट्री हो सकता था जो अगर मतलब इन सबको फरोग देता। अब देखें इंडिया के अंदर 500 के करीब सेपरेट मूवमेंट चल रही है, कल्चर डाइवर्सिटी ना होने की वजह से, लैक ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो आपके पास मैंने आपको क्या बता दिया, तो मल्टीकल्चरिज्म यानी कि क्या है, मल्टीकल्चरिज्म इज एन अप्रोच विच स्ट्रेसेस द एप्रिसिएशन, आपने अप्रिशिएट करना है, आपने प्रोटेक्शन देनी है, आपने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी है, किसकी, कल्चर डाइवर्सिटी की, आपने फरोग देना है कल्चर डाइवर्सिटी को, ओके। और इक्वालिटी भी प्रोड्यूस करनी है कल्चर, यूं नहीं है कि आपने किसी एक कल्चर को जो है ना आपने मतलब प्रोमिनेंट किया हुआ है और बाकी सबको नीचे लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। मल्टीकल्चरिज्म हो गई तब आपके पास किसी भी सोसाइटी के अंदर फरोग ही तब पाएगा जब वो क्या होगा, इक्वल बेसिस के ऊपर होगा। अब आ जाते हैं हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर पे, ठीक है। तो काइंडली ये नोट डाउन कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन बताने लगा हूं आपको। हाँ जी, हाई कल्चर, कल्चर पैटर्न ऑफ द एलीट, ठीक है, जो आपके पास जो एलीट क्लास होती है ना उनका जो कल्चर होता है ना उसको हाई कल्चर बोलते हैं। अब देखिए हाई कल्चर के अंदर हम क्या आ जाएंगे, ठीक है, जस्ट सपोज आपके पास अच्छे हमारे माइंड में क्या बना हुआ, मुझे आप बताएं कि डिफेंस के एरिया के अंदर, लाहौर के अंदर आपको गरीब बंदा नजर नहीं आएगा, मिडिल क्लास, आपको एक 40-50 हजार की नौकरी करने वाला बंदा आपको डिफेंस में, डीएचए में नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, उनके हिसाब से हाई कल्चर बन जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर, इसके पार्टीज के अंदर जो इस तरह का माहौल है वो आपको हाई कल्चर के अंदर नजर आएगा।
आपको गरीब बंदा कोई गोल्फ खेलता नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमीरों का खेल है, ठीक है। तो इस तरह जो पोश एरियाज में रहते हैं, हम क्या कहते हैं, हाई कल्चर के लोग हैं, इलीट लोग हैं। इलीट लोग पोश एरियाज में रहते हैं, जैसे कराची के हो गए, क्लिफ्टन एरियाज हो गए, लाहौर में डीएचए हो गए, और दूसरी जगह हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हाई कल्चर को। और जो पॉपुलर कल्चर होता है जो कि ना मशहूर होता है। जस्ट सपोज कि उसमें ये, अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आजकल जीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला, जीन्स का कॉन्सेप्ट होता है, पॉपुलर कल्चर है। यहाँ का कल्चर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया, पॉपुलर कल्चर हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ पे लोकल म्यूजिक या फिर फोक म्यूजिक या फिर हम कवाली या फिर हमारा पंजाबी, इस तरह के जो अगर हमारा म्यूजिक यहाँ पे चलेगा तो हमारा पॉपुलर कल्चर होगा। आजकल पंजाबी सॉन्ग्स बड़े चल रहे हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर के अंदर आ गया। जस्ट सपोज के क्या नाम है, इसी को अगर हम हटा के थोड़ा टाइम बाद का सोचें तो क्या मतलब पंजाबी सॉन्ग्स होंगे? नहीं, मे भी शायद ना हो, मे भी शायद हों, ठीक है। या फिर इंग्लिश सॉन्ग्स प्रोमिनेंट कर दें, ठीक है, उर्दू सॉन्ग्स वो कर दें। तो ये आपके पास क्या है, पॉपुलर कल्चर। यानी कि जो आपके पास पॉपुलर कल्चर होता है, कल्चर पैटर्न विच आर वाइड स्प्रेड, जो कि फैले हुए होते हैं। आपको जीन्स पूरे पाकिस्तान में लोग पहनने नजर आएंगे, उनके आप गांव में भी चल जाएंगे, आपको लोग विलेजेस के अंदर भी आपको जीन्स पहनने नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हाई उसमें आएगा, पॉपुलर कल्चर के अंदर आएगा। अच्छा, एक चीज और आपने याद रखनी है, ये जो आपके पास इलीट जो सोसाइटी होती है ना, इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, ये जो हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर ना, ये बेसिकली दूसरी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। एक तो आपके पास आ गया ना हाई कल्चर, तो इलीट जो है ना, ये अपने ट्रेड्स को, अपनी पैटर्न्स को, अपनी नॉर्म्स एंड वैल्यूज से ना अपने आप को ना डिफरेंशिएट करते हैं। मीन्स कि ये कुछ काम ऐसे करते हैं कि जिनसे लगे कि हम जो है वो हाई कल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ना अभी पहले भी शायद मैंने बताई। तो ये इनके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनमें लोअर क्लास और जो अपर क्लासेस होते हैं ना, उनके दरम्यान में आपको एक खास फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखनी है कि अगर मतलब इसको एक और पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, तो अगर हम जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो लैक ऑफ आपके पास इंटीग्रेशन होती है, लैक ऑफ आपके पास कोहिजन होती है, वो एक बहुत बड़ी वजह ये हाई कल्चर का अपनी ट्रेड्स एंड पैटर्न की तरफ चलना, लोअर का और मिडिल का। यानी कि हाई नॉर्मली तौर पे ना ये कोशिश करते हैं कि हम अपने आप हम कुछ ऐसा करें कि ये मतलब कोई मिडिल क्लास का लोअर क्लास का हमारे बराबर ना हो सके। मिडिल क्लास और लोअर क्लास में नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में तो कोई फर्क नहीं रहेगा, बेचारी मिडिल क्लास तो ना होने के बराबर ही रहेगी, जिस तरह की महंगाई आजकल चल रही है। इन्फ्लेशन 11 पॉइंट समथिंग पे चला गया, तो उसके अंदर क्या हाई होना है और क्या उसके अंदर क्या मिडिल होना है और क्या उसके अंदर लोअर क्लास होना है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप। अच्छा, ये मैक्योनिस की डेफिनेशन है, काइंडली ये लिख लीजिएगा। हाई कल्चर्स रेफर टू कल्चर पैटर्न्स दैट डिस्टिंग्विश अ सोसाइटीज इलीट। मैंने वैसे बता दी, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं। एंड अ पॉपुलर कल्चर कैन बी डिफाइंड एज दोज कल्चर पैटर्न दैट आर वाइड स्प्रेड अमंग अ सोसाइटीज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आइडियल कल्चर। आपके पास क्या होता है, रियल कल्चर क्या होता है। देखिए, आइडियल कल्चर वो होता है जो कि एक बिलीफ है जी, ठीक है जी, मान लिया ये जो एक्सेप्टेड बिलीफ है, लेकिन असल में रियलिटी के अंदर वो है कि नहीं है, ये आपके पास रियल है। जस्ट सपोज की एक एग्जांपल देता हूं। सबको पता है कि सफाई निस्फी ईमान है ना, पाकिस्तान के अंदर सब पता है, लेकिन सब ही कराची के अंदर आजकल जो कुछ हो रहा है, आप देख लें कि सफाई करके जाते हैं, सारे उठा के बाहर कूड़ा डाल देते हैं, अपने घर के अंदर गंद है। तो ये क्या है, आइडियल तो ये होना चाहिए सफाई निस्फी ईमान है, तो हमें अपने इर्द गिर्द की जगहों को साफ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम खुद सफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे बात होगी है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप कोई भी डेवलप सोसाइटी देख लें, गोरों को सालों लगी हैं, सदियां लगी हैं अपने अंदर ये डेवलप करने के लिए कि हमने साफ सुथरा रहना है, ठीक है। वरना एक टाइम पे तो वही सोचते थे कि नहाता कौन है ये, ठीक है, नहाना कोई अच्छी बात है, मतलब इस तरीके की डार्क एजेस में से वो निकले वो लोग, लेकिन सदियां लगी हैं, ठीक है, उनको इस चीज के ऊपर अडॉप्ट करने में। तो ये जो सफाई वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप यहाँ पे ना 22 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर ना आप 5 करोड़ अगर सफाई वाले वर्कर भी रख लेना, तो भी ये मुल्क साफ नहीं हो सकता जब तक हम अपने अंदर ये चीज पैदा नहीं करेंगे कि हमने इस मुल्क को साफ करना है, हमने साफ करना है, हमने अपने आप को साफ करना है। अपने आप से शुरू होंगे, अपने घर को, अपने रूम को, अपने चीजों को साफ करना है, फिर ये होगा। तो ये कब होगा, जब आप नीचे एक नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चे को बताएंगे कि बेटा आपने जब टॉफी खानी है तो आपने उसको डस्टबिन में डालना है। ये एक कल्चर होगा, एक नीचे से आपके जनरेशन गैप, आपका एक नीचे जनरेशन आएगी जो ऊपर जाते जाते और इसको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये इस तरह का पूरा
कूड़ा क्रिकेट जो है आप इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ही नहीं है कि हमने ये तो पता है, हमें सफाई नहीं इसमें चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं, बट रियलिटी इज वट रियल कल्चर इज कि गंदगी फेंकना है हमने बाहर ही है। ठीक है, तो आइडियल और कल्चर की बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आजकल जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कि सबको पता है ना सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन जी कूड़ा बाहर ही फेंक रहे हैं हमने। इस तरीके से आप ये देख लें, जहेज की एग्जांपल आप ले सकते हैं। सब कहेंगे नहीं जी ये जी बहुत बड़ी बीमारी है जी, हर कोई हदीस सुनाने लग जाएगा, लेकिन रियलिटी के अंदर सारे कल्चर होंगे, रियल कल्चर इसको ये कहेंगे, सारे इसको डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं। नहीं जी वो थोड़ा बहुत जो अपनी बेटी को दे सकें वो दे दें, ठीक है, इस तरह डिफेंड करने लग जाएंगे, उनकी खुशी है जी वो जिस मर्जी तरीके से दे दें। मतलब मैंने कि ना मुख्तलिफ किस्म की ना उसके अंदर लूप होल तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबका एक ईमान एक पक्का है कि जहेज एक लानत है, लेकिन उस लानत को लेता हर कोई है। ठीक है, उस लानत को हर कोई अपने मुंह पे लेता है, क्योंकि वो क्या है, वो आपका रियलिटी है, वो आपका रियल कल्चर है। थोड़ा अगर मैं हार्श हो गया हूं तो माजरत है, क्योंकि जहेज को लेके मैं थोड़ा सा पर्सनल मेरा इस पे मैं इमोशनल हूँ इस टॉपिक को लेके। तो आपको जब मैं सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ये कि हम जहेज किस तरह एक वाकई लानत है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी को ये तबाह कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आइडियल और हमारे पास ये रियल कल्चर है। तो ये आपका जी टॉपिक आपके पास जो कल्चर और इंडिविजुअल और सोशलाइजेशन है ये एंड हो गया। कुछ आपके पास 4 से 5 टर्म्स रह गई हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो है मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हमने पढ़नी है। वो इंशाल्लाह हमारा मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का लेक्चर होगा। उसके बाद एसिमिलेशन है, एकल्चरेशन है। एसिमिलेशन और एकल्चरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एसिमिलेशन के क्या काम होते हैं और एकल्चरेशन के क्या काम होते हैं, किस तरीके से ये डेवलप होते हैं। एकोमोडेशन आपके पास एक टॉपिक है छोटा सा, उनको देखेंगे इंशाल्लाह। 10-12 मिनट का ये टॉपिक होगा। काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला भी बैठ गया तो इससे ज्यादा मेरी हिम्मत हो नहीं रही। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। काइंडली जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे आपकी सजेशन का बड़ा इंतजार है कि आप सजेशंस दें, कुछ फीडबैक दें, कुछ मुझे बताएं। अगर अप्रिशिएट कर सकते हैं तो वो करें, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए मैं हाजिर हूँ 24 घंटे। आप कुछ लिखें, कुछ इंप्रूव करने की जगह बनती है, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, मैं इसको इंप्रूव करूंगा, लेकिन काइंडली नेगेटिविटी से जरा परहेज कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। अगर आप उस कोशिश के अंदर नेगेटिविटी लेकर आएंगे तो वो जाहिर सी बात है मुझे डिस्करेज करेगा और मैं ये काम जाहिर सी बात है बंद कर दूंगा करना। ठीक है, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।